आज की क्लास में हम डिसऑर्डर स्टार्ट कर रहे हैं। डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पार्ट वन और इसमें हम पढ़ने वाले हैं एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया, मेनोरेजिया, और हाइपोमेनोरिया। मेनोरेजिया को ही हम हाइपरमेनोरिया भी बोलते हैं, ठीक है, इसे हम हाइपोमेनोरिया। तो ये सारे टर्म्स जो हैं इससे रिलेटेड आज मैं चीजें आपको बताने वाली हूँ, ठीक है भाई। हाँ जी बिल्कुल, नॉर्सेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस बिल्कुल कर सकते हो। परेशान ना हो, जब नॉर्सेट का आएगा तो नॉर्सेट के बारे में भी पूरा डिटेल में बता दूंगी, परेशान मत हो। अभी आगे बढ़े, हेडिंग लगा दो मैम। साइलिज्म थोड़ा देखो, साइलिज्म का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो फीटल स्कल का डायमीटर होता है वो पेल्विक के डायमीटर के एडिक्वेट नहीं, मतलब इक्वल नहीं होता या फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग नहीं होता है। एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या चाहिए कि पेल्विस का जो डायमीटर है वो भी एडिक्वेट होना चाहिए और फीटस का जो डायमीटर है, ये फीटल हेड का डायमीटर है, वो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बट अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो उसे हम साइलिज्म बोलते हैं, ठीक है। पेल्विक डायमीटर, जो पेल्विस का डायमीटर है वो फीटल स्कल के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं होगा तो ये साइलिज्म की होगा। मैम ये न्यू लेक्चर, हाँ बिल्कुल ये न्यू लेक्चर है। आज जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल न्यू है, डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। आप अपने साइलिज्म में मैंने डेफिनेशन लिखवाया नहीं था क्या? लास्ट क्लास में कराया था मैंने। रेलवे का एग्जाम दे सकते हैं जीएनएम वाले, नॉर्सेट का एग्जाम दे सकते हैं 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, सीएचओ का भी दे सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ये समझ में आ गया। डेफिनेशन पढ़ोगे एकदम क्लियरली, उस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद आप ये इमेज देखो कि जो पेल्विस का डायमीटर है वो फीटल स्कल के डायमीटर के इक्वल नहीं है, ठीक है, वो एडिक्वेट नहीं है। उसी कंडीशन को आप साइलिज्म बोलते हो, ठीक है। चलो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। बात नहीं करेंगे डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब क्या होता है? देखो, एमेनोरिया ए का मतलब ही होता है एब्सेंस, और मिनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहां पे आपको एमेनोरिया टर्म से, हाँ जी बिल्कुल इमरान जी ने सही बताया, प्लेन ऑफ फीटल स्कल नॉट कॉरस्पॉन्डिंग टू द प्लेन ऑफ मैटरनल पेल्विस, ठीक है। अब ये छोड़ दो, जो प्लेन मैंने बताया जैसे मैटरनल पेल्विस का फीटल स्कल के एडिक्वेट नहीं होता उसी को हम बोलते हैं। और ये डेफिनेशन आप लिख चुके हो, उसे पढ़ना है, उसे याद रखना है। और आगे जो चीजें आएंगी जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सीपीडी से रिलेटेड है, वो मैं खुद समझाऊंगी। कितना जो इसका डायमीटर होता है वो कम होता है, या फिर पेल्विस फीटस का हेड बड़ा हो जाता है, कैसी प्रॉब्लम होती है, क्या नेक्स्ट डिलीवरी में फिर ये पॉसिबल हो पाएगा। तो ये सब अभी आपके माइंड में नहीं सोचना है। अभी आपको ये सोचना है कि पेल्विस की नॉर्मल चीजें मुझे पता है, एबनॉर्मल आप छोड़ दो, जो मैंने बताया वो भी छोड़ दो। आप नॉर्मल चीजें याद रखो, बोन, स्कल, लिगामेंट्स, इनलेट, आउटलेट, और उसके डायमीटर ऑफ द पेल्विस, कॉन्जुगेट्स, जो भी चीजें मैंने बताई हैं नॉर्मल, वो याद करो, क्योंकि लेबर के टाइम पे, नॉर्मल प्रोसेस के टाइम पे वही सारी चीजें काम आएंगी, ठीक है। जब एबनॉर्मैलिटी आएगा, जैसे ही आएगा तो मैं वो चीजें रिवाइज कराऊंगी, दोबारा आपको बता दूंगी, ठीक है। वेलकम टू द क्लास दीपक जी, वेलकम टू द क्लास, फर्स्ट लाइव क्लास, ओके। चलो, अरे यार पेल्विस मैंने पढ़ा दिया, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया था, पेल्विस हमेशा रह जाता है, इसलिए मैंने पहले करवा दिया। कोई गलती कर दी, आप पेल्विस के बाद एक पेज छोड़ दो, ठीक है, एक पेज छोड़ दो और उसके बाद से मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ना स्टार्ट करो। वो तो कोई सा भी टॉपिक पढ़ सकते हैं ना। जब हमने पूरी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एग्जाम में ऐसा तो आएगा नहीं कि पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्वेश्चन देते हैं फिर इनको हम लियोपोल्ड मैन्यूवर का क्वेश्चन या लेबर का क्वेश्चन देंगे, ऐसा फिक्स नहीं होता। जो टॉपिक जैसे जैसे आ रहा है मैं आपको करवाती जा रही हूँ। कभी किसी बैच में मैं पहले करा देती हूँ, कभी बाद में करा देती हूँ, कभी बीच में भी करा देती हूँ,
कभी मैं लेबर से पहले कराती हूँ, कभी मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बाद करा देती हूँ, तो कोई बात नहीं ना, आप तो साथ साथ नोट्स बन गया ना, पेल्विस की सारी नॉर्मल चीजें कंप्लीट हो गई, एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंप्लीट हो गया, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो गया, अब हम एबनॉर्मेलिटी पढ़ रहे हैं, तो क्या हो गया इसमें? चलो, तो एमेनोरिया में लिखेंगे एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो आज मेरी 1 घंटे की ही क्लास है, तो आप बातों में निकालोगे तो मेरा टाइम वैसे ही निकल जाएगा, क्योंकि 11:30 से वाईटी की भी क्लास है। तो अब प्लीज थोड़ा सा पढ़ने और लिखने पे ध्यान दो, पता चले कॉपी ब्लैंक ही लेके बंद कर दो 11 बजे, है ना। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इस एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि एमेनोरिया हम कब डायग्नोस करते हैं? अगर किसी फीमेल का रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है और 3 साइकिल मिस हो जाता है, या फिर मतलब रेगुलर नहीं है, फिक्स नहीं है, 20 to 32 डेज, ऐसे कभी 2 दिन पहले 3 दिन बाद ऐसे मतलब आता है, तो उस कंडीशन में हम 6 मंथ तक लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब बातें मत करो यार, इतने सारे मैसेज मत करो। हाँ, लास्ट में पूछ लिया करो, जिससे मैं जितना पढ़ाना होगा कंटेंट पहले डिलीवर कर दूंगी। अब मैंने क्या बोला? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है। क्या हम एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के एब्सेंट होते ही उसे एमेनोरिया डायग्नोस करेंगे? नहीं। ठीक है, अगर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होता है तो उसे एमेनोरिया डायग्नोस नहीं किया जाता है। अगर कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस 3 साइकिल एब्सेंट, कंटिन्यूअस 3 साइकिल एब्सेंट इन अ रेगुलर साइकिल, जिस फीमेल का रेगुलर साइकिल है उसके अगर 3 साइकिल एक साथ मिस हो जाते हैं देन उसे एमेनोरिया डायग्नोस किया जाता है। ये ध्यान से सुनना, कंटिन्यूअस 3 साइकिल एब्सेंट देन इन अ नॉर्मल रेगुलर साइकिल फीमेल, देन इट्स कॉल्ड एज एमेनोरिया। बट रेगुलर का मतलब कि उसे फिक्स है 30 या 28 डेज में आता है, तो फिक्स 28 डेज में ही आता है, एक दिन भी इधर उधर नहीं होता, रेगुलर साइकिल है उसका। लेकिन अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसका इस बार तो 28 में आ रहा है, नेक्स्ट टाइम 30 में आ जाता है, कभी 32 डेज में आ जाता है, तो 3 to 4 डेज का ऐसे वेरिएशन चल रहा है, तो उस फीमेल में हम ऐसा बोलते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट फॉर कंटिन्यूअस 6 months, continuous 6 months menstrual cycle is absent। ठीक है, continuous 6 month menstrual cycle absent। ठीक है, अगर उसका इरेगुलर साइकिल होता है, फिक्स नहीं होता है। तो अगर किसी फीमेल का रेगुलर साइकिल है तो कंटिन्यूअस 3 साइकिल एब्सेंट होते ही हम उसे एमेनोरिया डायग्नोस करते हैं। लेकिन अगर किसी फीमेल का इरेगुलर साइकिल होता है तो कंटिन्यूअस 6 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल के एब्सेंट होते ही हम उसको एमेनोरिया डायग्नोस करते हैं। क्या मुझे बताओ, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, यहां तक पहले एमेनोरिया को कैसे हम डायग्नोस करते हैं ये सबने लिख लिया। अब हम लिखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ एमेनोरिया। बताओ कितने टाइप्स से हम एमेनोरिया को पढ़ते हैं, और एमेनोरिया जब भी आएगा इसके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी मैं आपको बताती जा रही हूं, क्योंकि आपने अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आपको इतना नहीं पता होगा कि टाइप्स ऑफ एमेनोरिया के क्वेश्चंस आते कैसे हैं। टाइप्स ऑफ एमेनोरिया के क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि मान लो फर्स्ट प्राइमरी सेकेंडरी हम पढ़ रहे हैं, तो एक लिखा है, एक फीमेल है जो 18 ईयर्स की है और वो कहती है कि मेरी क्लास में जितने बच्चे हैं उन सबको मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है, बट मुझे अभी तक नहीं आया है। वो डॉक्टर्स को दिखाती है, तो बताओ डॉक्टर्स उसे क्या डायग्नोस करेंगे? ठीक है, जिसे एक बार भी अभी तक मेंस्ट्रुअल साइकिल आया ही नहीं है। समझ में आया? तो ऐसी फीमेल को डॉक्टर्स क्या डायग्नोस करेंगे? तो वो हम यहीं पे देखते हैं, टाइप्स ऑफ एमेनोरिया। टाइप्स ऑफ एमेनोरिया 2 तरह से हम डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ एमेनोरिया को हम 2 टाइप से पढ़ते हैं। एक हम बोलेंगे या तो फिजियोलॉजिकल होगा, कि बॉडी की फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया बोलते हैं इसे हम फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। पैथोलॉजिकल का मतलब क्या है?
पैथोलॉजिकल का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई ना कोई पेल्विक पैथोलॉजी प्रेजेंट है, यहाँ पे फीमेल को कोई ना कोई दिक्कत प्रेजेंट है, चाहे यूट्रस में हो चाहे अदर उसके किसी भी पार्ट में हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स प्रेजेंट है, देन उसे हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल। तो टाइप्स ऑफ एमेनोरिया दो टाइप से पढ़ने वाले हैं, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। जो ये फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया होता है इसे भी हम दो टाइप से पढ़ते हैं, वो है आपका प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया एंड सेकेंड होगा आपका सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। नेक्स्ट ऐसे ही हम पैथोलॉजिकल को भी दो टाइप से डिवाइड करते हैं। जो पैथोलॉजिकल है वो भी दो टाइप का होता है, प्राइमरी पैथोलॉजिकल एंड सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एंड सेकेंडरी पैथोलॉजिकल। तो जल्दी से जल्दी मुझे बताओ कि इनमें डिफरेंस क्या है, जबकि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। प्लीज इस पे ध्यान देंगे, इसे समझने को ट्राई करेंगे। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है बॉडी की फिजियोलॉजी, बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी, बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी, नो पेल्विक पैथोलॉजी, नो पेल्विक पैथोलॉजी। यहां पे कोई भी ट्यूमर, कैंसर, फाइब्रॉइड, एडिनोमायोसिस, लियोमायोमा, पॉलिप्स, कुछ भी ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है फीमेल को, ठीक है। एक लड़की 15 ने हमारे में देखा यूट्रस, हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे कोई ऐसी पेल्विक पैथोलॉजी नहीं है, बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी फीमेल में एब्सेंट है। पैथोलॉजिकल कंडीशन होता है जिसमें बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी नहीं है ड्यू टू एनी पेल्विक पैथोलॉजी, ड्यू टू एनी पेल्विक पैथोलॉजी। इसका मतलब कि कोई ना कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या तो ट्यूमर है, कैंसर है, फाइब्रॉइड है, पॉलिप्स है, कोई भी ऐसी एबनॉर्मैलिटी जिसकी वजह से अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है। समझ में आ रहा है? तो उसे हम पैथोलॉजिकल कंडीशन में रखते हैं। अब प्राइमरी और सेकेंडरी, मुझे पहले बताओ दो टर्म समझ में आ गया, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल सबको क्लियर हो गया कि बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी है, जैसे एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होता है, तो वो बॉडी की फिजियोलॉजी है, यानी कि वो किस में आएगा, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया में आएगा। फिर अगर कोई फीमेल मान लो अभी एज कम है 13 इयर्स, कभी कभी किसी फीमेल को 13, 14, 15 तक भी आता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब तक, 15 तक भी आता है, किसी किसी का जो एवरेज एज है वो 13 इयर्स है। तो ऐसे हम वेट करते हैं, अगर नहीं आया है तो हम वेट करते हैं, आ जाएगा, उसे हम प्राइमरी की कैटेगरी में रखते हैं। एक बार भी नहीं आया है बट क्योंकि अभी प्यूबर्टी का एज बाकी है, प्यूबर्टी जस्ट स्टार्ट हुआ है तो आ जाएगा, उसे हम प्राइमरी की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने देखा कि यहाँ पे कोई ट्यूमर नहीं था, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल एज था, तो हमने यहाँ पे रखा एज भी ज्यादा हो गया है, और जब हमने टेस्ट किया तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन में हमें प्रॉब्लम्स का पता चला, पेल्विक पैथोलॉजी का पता चला, तब हम उसमें प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया कंसीडर करते हैं, ठीक है, या डायग्नोस करते हैं। ये आपको समझना है। कंसील्ड जो है क्रिप्टोमिनोरिया, जिसे क्रिप्टोमिनोरिया बोलते हैं, वो अलग से हेडिंग लिखवा के मैं बताऊंगी, और क्रिप्टोमिनोरिया भी आपका पैथोलॉजिकल कंडीशन में आएगा, जो कि फीमेल को मेंसेस आता ही नहीं है। जैसे 16 ईयर 18 ईयर हो गया, फीमेल को आ ही नहीं रहा, चेक किया तो पता चला जो हाइमन है वो पूरा क्लोज्ड है, उसने वेजाइनल ओपनिंग को क्लोज कर रखा है, नॉर्मल सारा ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है, लेकिन वो वहां पे बल्जिंग भी है, वहां पे वेजाइनल ओपनिंग के पास में हम देखते हैं तो वो हाइमन पूरा बल्ज हमें दिखाई देता है, तो क्रॉस लगा के फिर क्रूशिएट इंसीजन से ब्लड को बाहर निकालते हैं, वो अलग हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम अलग पढ़ेंगे। क्रिप्टोमिनोरिया उसे बोलते हैं। आप अभी प्राइमरी, सेकेंडरी, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल एमेनोरिया को समझो, इस कैटेगरी को समझो, वो बाद का है, वो मैं बता दूंगी जैसे ही आएगा। तो एक स्टेप आगे क्यों बढ़ना है, पहले ये से समझना है ना कि प्राइमरी सेकेंडरी, क्योंकि जैसे आप एसिड बेस बैलेंस पढ़ते हो, जैसे आप ये पढ़ते हो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, कैसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इसका पीएच इतना, बाइकार्बोनेट इतना, CO2 इतना, सब कुछ लिखा होता है, और फिर पूछा जाता है, 4 ऑप्शन फिक्स होते हैं कि बताओ एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस, ठीक है। इस तरह से 4 ऑप्शन उसके भी फिक्स है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्कोलोसिस पूछा जाएगा, या मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कोलोसिस पूछा जाएगा, ऑप्शन 4 होंगे। वैसे यहां पे जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो 4 ऑप्शन फिक्स होते हैं,
कई बार 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, 4 ऑप्शन फिक्स होते हैं, प्राइमरी फिजियोलॉजिकल, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल, प्राइमरी पैथोलॉजिकल, सेकेंडरी पैथोलॉजिकल, और वो किस टाइप का सिनारियो आपके सामने दे देंगे। आपके सामने इतना बड़ा क्लिनिकल क्वेश्चंस लिख देंगे, हाँ फीमेल इतने साल की थी, यहाँ क्लिनिक पे आई, ये प्रॉब्लम थी, वो तो सब कुछ लिखा होगा, आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सा एमेनोरिया है। तो इसीलिए बेस्ट ये है कि पहले आप इसके हर एक पार्ट को समझो कि कैसे हम इसे डायग्नोस करेंगे, कैसे हम इस कंडीशन को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है। समझ में आ गई आपको मेरी बात? ठीक है, तो यहां पे अभी आपको समझना है इसके बारे में। बताओ जो प्राइमरी और सेकेंडरी है, प्राइमरी एमेनोरिया फिजियोलॉजिकल कब बोला जाएगा? जब फीमेल का जो एज है वो लेस देन 16 ईयर्स होगा, लेस देन 16 ईयर्स, क्योंकि हम अप टू 16 ईयर्स तक एज हमने बोला है जो प्यूबर्टी का एज होता है फीमेल के अंदर। तो प्राइमरी में हम फीमेल का एज लिखेंगे। यहां प्राइमरी एमेनोरिया तब होता है नो हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, नो हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल की कोई हिस्ट्री नहीं है, अभी तक फीमेल को एक बार भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आया ही नहीं है। और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं? मेनार्के। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं? मेनार्के। तो आप बोलोगे यानी कि फीमेल में मेनार्के की कोई हिस्ट्री ही नहीं है, फीमेल को एक बार फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं आया है, तभी उसे प्राइमरी की कैटेगरी में रखा जाता है। चाहे फिजियोलॉजिकल हो चाहे पैथोलॉजिकल हो, इन दोनों ही कंडीशन में नो हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि नो हिस्ट्री ऑफ मेनार्के। फीमेल को अभी तक एक बार भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आया ही नहीं है। लेकिन पहली कंडीशन यहां पे ये जाता है कि यहां अभी फीमेल का एज जो है वो लेस देन 13 ईयर, लेस देन 16 ईयर्स ऑफ एज है, क्योंकि अप टू 16 ईयर्स तक हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। तो 16 ईयर से कम एज है, किसी को 13 में नहीं आया, 14 भी 16 से कम यानी कि अप टू 15 तक आ जाना चाहिए। और यहां पे हम बोलेंगे फीमेल का जो एज होता है वो मोर देन 16 ईयर हो गया है। अब फीमेल 16 ईयर को क्रॉस कर चुकी है और अभी तक एक बार भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आया ही नहीं है। तब देखो एज के बेसिस पे भी हमने यहाँ पे इसको कैटेगराइज किया है प्राइमरी, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल के अंदर। की एज के बेसिस पे कैसे? फिजियोलॉजी है, 15 साल तक आ सकता है, किसी को 13 में नहीं आया तो 14 में आ जाएगा, 14 में आ जाएगा, 15 ईयर्स पे आ जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। डिलेड है थोड़ा सा, ठीक है, उसमें आप हार्मोनल कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे किसी फीमेल में एचपीओ एक्सिस थोड़ा सा स्लो एक्टिवेट होता है, एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है तो थोड़ा सा लेट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। किसी में बहुत जल्दी होता है, जैसा कि आपने प्यूबर्टी में देखा था, तो बहुत जल्दी ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है, बहुत जल्दी ही ब्रेस्ट का डेवलपमेंट और प्यूबर्टी के सारे साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द हार्मोनल कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन द हार्मोनल कंडीशन, हमने एवरेज एज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला था 13 ईयर्स है, क्योंकि सबसे लास्ट साइन प्यूबर्टी का वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। यही पढ़ा था ना आपने, लास्ट जो साइन होता है प्यूबर्टी का फीमेल के अंदर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इसलिए 13 नहीं तो 14 और 15 तक हो सकता है, कंसीडर करते हैं हम अप टू 15 ईयर्स तक। बट उसके बाद अगर 16 हो गया या 16 से ऊपर हो गया तब वो एबनॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा, तब उसका हम वहां पे कॉज देखेंगे। या तो उसमें ओवेरियन डिसजेनेसिस की कंडीशन यानी कि टर्नर सिंड्रोम की कंडीशन है, क्रोमोसोम सी एब्सेंट है, मुलेरियन एजेनेसिस हो सकता है। ये सब हम प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया, फिर हम पता लगाते हैं कारण का कि भाई इतनी एज हो गई अभी तक क्यों नहीं आया, यानी कि कोई ना कोई पेल्विक पैथोलॉजी प्रेजेंट है, तब हम उस कारण का पता लगाते हैं। लेस देन 16 है यानी कि 15 तक, लेस देन 16 जो है यानी कि 15 ईयर्स तक भी आ रहा है, 15 भी लिखा हुआ है तो आप उसे कंसीडर करोगे, ठीक है, नॉर्मल है। 15 ईयर भी दिया हुआ है कि एक फीमेल का एज 15 ईयर है, अभी तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया है, तो नॉर्मल या एबनॉर्मल, तो आप नॉर्मल कंसीडर करोगे। ठीक है प्रलय जी, समझ में आ गया? हाँ, डब्ल्यूएचओ नीतीश जी मैंने बता दिया है, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग प्यूबर्टी का एज 8 to 13 ईयर्स होता है। बट अब ये एज है, ये क्राइटेरिया जब आपको सेलेक्ट करना होगा तो आप डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग यही सेलेक्ट करोगे। बट मैंने ये बोला है कि प्यूबर्टी में नॉर्मल एज कहाँ तक कंसीडर कर सकते हैं, ये चीजें मैंने आपको बताई है। ठीक है, ये मैं प्यूबर्टी में पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, ये लिख लिया, पहले मुझे बताओ। चलो, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं, ज्यादा बेस्ट होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पेस कम है। पहले प्राइमरी और सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल कर लेते हैं, फिर प्राइमरी और सेकेंडरी पैथोलॉजिकल कर लेंगे। तो यहां पे हमारा है प्राइमरी फिजियोलॉजिकल
एमेनोरिया। यहाँ पे हमारा है सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। चलो भाई, तो यहां मैंने आपको पॉइंट्स लिखवा दिया। फर्स्ट पॉइंट आपने लिख दिया है नो हिस्ट्री ऑफ, ये लिख चुके हो आप, नो हिस्ट्री ऑफ मिनार्के। और मिनार्के का मतलब आपको पता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बार भी नहीं आया है। फीमेल का जो एज है वो भी लेस देन 16 ईयर्स है। और यहाँ पे आप नेक्स्ट पॉइंट में लिख लोगे नो पेल्विक पैथोलॉजी, नो पेल्विक पैथोलॉजी। जब आपने यहाँ पे टेस्ट किया तो फीमेल के टेस्ट नॉर्मल आए हैं और फीमेल को कोई ऐसी पेल्विक पैथोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि कोई ऐसी एबनॉर्मैलिटी नहीं है, कोई ऐसे जो है डायग्नोस नहीं हुआ है कि फाइब्रॉइड होगा, ट्यूमर होगा, मुलेटिनेजेनेसिस होगा, टर्नर सिंड्रोम, सब कुछ आपने देखा। तो स्ट्रक्चर्स जो है फीमेल के नॉर्मल आए हैं। तो आप इसे बोल सकते हो बिफोर प्यूबर्टी तक हम इसे प्राइमरी में कंसीडर करते हैं, बिफोर प्यूबर्टी। तो आप बोलोगे फिर हमने कंसीडर ही क्यों किया, फिर तो ये नॉर्मल ही होना चाहिए, तो फिर हमने इसे एमेनोरिया डायग्नोस ही क्यों किया? उसका भी रीजन मैं आपको बता देती हूँ। अगर किसी फीमेल का ब्रेस्ट डेवलप हो गया है 8 ईयर्स पे, किसी फीमेल का ब्रेस्ट डेवलपमेंट 8 या 9 ईयर्स पे हो गया है, बट हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि विद इन 2 ईयर्स तक उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाना चाहिए, बट ब्रेस्ट डेवलपमेंट 9 ईयर्स पे हो गया और फीमेल 15 ईयर्स की हो गई, अभी तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया, देन इट कंसीडर्ड एज अ प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। तो ऐसे ही नहीं, बिल्कुल आपके माइंड में सही क्वेश्चन आया होगा। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है जो आपके माइंड में आ सकता है कि जब बॉडी की फिजियोलॉजी है नहीं आया तो फिर हम इसे डायग्नोस ही क्यों कर रहे हैं, फिर तो हमें नहीं करना चाहिए था। हम डायग्नोस किसी को भी प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया में इसलिए करते हैं क्योंकि उसका ब्रेस्ट डेवलपमेंट तो हो गया, एक्सिलरी प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट तो हो गया, लेकिन उसके बाद 2 to 3 ईयर्स, 2 ईयर्स तक नॉर्मल, उसके बाद भी फीमेल को मेंसेस अगर नहीं आता है देन इट कंसीडर्ड एज अ प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। समझ में आया? समझ में आया? तब हम उसे कंसीडर करते हैं कि हम 15-16 ईयर्स तक वेट करेंगे। अगर हमें कोई भी पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं होता है देन इट कम्स अंडर द प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया क्या होता है। यहां पे आप लिखोगे हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल present but now menstrual cycle is absent। हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट है, यानी कि फीमेल में मेनार्के की हिस्ट्री प्रेजेंट है, पहले फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल आता था। ठीक है, अगर आपसे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं? मेनार्के में के बारे में पूछा जाएगा, आप बोलोगे हाँ फीमेल को मेनार्के आया हुआ है, फीमेल को फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आया हुआ है, फीमेल में हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट है, बट नाउ एट प्रेजेंट द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एब्सेंट। ठीक है, बट नाउ एट प्रेजेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एब्सेंट। अभी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है। अब इसके एब्सेंट होने के पीछे रीजन होगा, आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए होंगे, जैसे फीमेल को क्या है डियर, फीमेल प्रेग्नेंट है ड्यू टू, अभी नाउ एट प्रेजेंट द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एब्सेंट ड्यू टू, लिख लेना, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एब्सेंट ड्यू टू प्रेगनेंसी, ड्यू टू लैक्टेशन, बच्चे को दूध पिला रही है ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, प्रेगनेंसी है, या फिर मीनोपॉज की कंडीशन आ गई है। फीमेल का एज लिख दिया कि फीमेल एज इज 50 ईयर्स, तो वो भी बॉडी की फिजियोलॉजी है भाई। मीनोपॉज भी तो फिजियोलॉजी है, मीनोपॉज में भी तो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली स्टॉप हो जाता है, बट वो तब होता है जब कंटिन्यूअस 12 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो, कंटिन्यूअस 1 ईयर तक मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो, देन उसे हम मीनोपॉज डायग्नोस करते हैं।
तो अगर किसी का 6 मंथ अभी हुआ है तो हम उसे तब तक क्या करते हैं, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया करते हैं। और जिस दिन 12 मंथ्स या 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है देन उसे हम परमानेंटली मीनोपॉज बोल देते हैं, तब फिर हम उसे एमेनोरिया नहीं बोलेंगे। ये भी याद रखना कि अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां पे मीनोपॉजल एज में दिया जाए कि फीमेल का एज अभी इतना है, फीमेल को इरेगुलर साइकिल्स था, पहले इरेगुलर साइकिल होते होते फीमेल को ऐसा 6 मंथ तक अभी साइकिल ही नहीं आया और एज इतना है, तो आप उसे मीनोपॉज डायग्नोस नहीं करोगे। मीनोपॉज डायग्नोस तब होता है जब कंटिन्यूअस 1 ईयर तक मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो या कंटिन्यूअस में 12 साइकिल एब्सेंट हो, तब उसे हम मीनोपॉज डायग्नोस करते हैं। अगर 6 मंथ टाइम ड्यूरेशन दिया है और फीमेल का एज आपको 50 ईयर्स है, तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में गलती करते जहां वो सीधा मीनोपॉज लगा देते हैं। अच्छा 50 साल, अरे सीधा मीनोपॉज, सोचना ही क्या है, लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। स्टार्टिंग में फीमेल का इरेगुलर साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 6 मंथ तक एब्सेंट है, तो हम उसे सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया करेंगे। और उसके 12 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है, 1 ईयर तक कंटिन्यूअस है, देन उसे हम मीनोपॉज करते हैं। तो इन क्वेश्चंस में, क्योंकि आप थ्योरी तो पढ़ लोगे लेकिन जब तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये जो टेक्निक मैं बता रही हूं नहीं सीख पाओगे। इस पे आपको काम करना है। PYQ आपको सारी बुक्स में मिल जाएंगी। आप जो PR की बुक करते हो पूरी PYQ की बुक है, जो आप टारगेट बुक करते हो वो पूरी आपकी टारगेट वाली जो बुक है वो उसकी है। उसके पीछे बहुत सारे पेपर्स दिए हुए हैं, सारे पेपर्स दिए हुए हैं, ठीक है। टारगेट की बुक को कभी पीछे खोल के देखोगे तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है उसमें दिए गए। लिख लिया आपने? चलो नेक्स्ट लिखेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैथोलॉजिकल। लिख लिया भाई? चलो नेक्स्ट लिखेंगे, पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। ठीक है, प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया, सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया क्लियर है भाई? प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आप एक बुक लेके भी पढ़ सकते हो। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हमें कंपलसरी दोनों ही करना है। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ एक गाइड से भी पूरा सिलेक्शन लिया है। वो आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, उस पर भी डिपेंड करता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। देखो, प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया, प्राइमरी वर्ड का मतलब ही मैंने पहले लिखवाया था, नो हिस्ट्री ऑफ मिनार्के। इस फीमेल में मिनार्के की कोई हिस्ट्री नहीं है, यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इस फीमेल को अभी तक एक बार भी मेंसेस आया ही नहीं है। सेकेंडरी का मतलब ही हमने क्या बोला था, सेकेंडरी वर्ड ही हम तब लगाते हैं जब हिस्ट्री ऑफ मिनार्के, हिस्ट्री ऑफ मिनार्के यानी कि हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में प्रेजेंट होता है। हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में प्रेजेंट होता है तभी हम उसको सेकेंडरी वर्ड लगाते हैं। तो यहाँ नो हिस्ट्री ऑफ मिनार्के, यहाँ हिस्ट्री ऑफ मिनार्के, यहाँ हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट। फीमेल पहले बोलते, पहले तो मुझे नॉर्मल मेंसेस आते थे, बट नाउ एट प्रेजेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एब्सेंट। सेकेंडरी में क्या, बट एट प्रेजेंट द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एब्सेंट, जिसमें इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के एब्सेंट में आपको यहां पे लिख लेना है नो प्रेगनेंसी, नो प्रेगनेंसी, नो लैक्टेशन, नो मीनोपॉज, इनमें से कुछ भी ना दिया हो। यहाँ पे ये कोई कंडीशन नहीं दी होगी, ना तो फीमेल को मीनोपॉज है, ना लैक्टेशन है, ना फीमेल प्रेग्नेंट है। तो यहाँ क्या बोलोगे, हिस्ट्री ऑफ मिनार्के मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट है बट एट प्रेजेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एब्सेंट, देयर इज नो प्रेगनेंसी, नो लैक्टेशन, नो मीनोपॉज, देन व्हाट इज द कॉज ऑफ मीनोपॉज। तब इस सॉरी देन व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया, आपको पता है? सुनो सुनो ध्यान से सुनो, ठीक है। यहां पे क्या है डियर, प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया में मैंने आपको दो चीजें बता दी थी। प्राइमरी के अंदर मैंने दो चीजें आपको बताई थी कि पहला तो फीमेल में हिस्ट्री ही नहीं है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, कोई हिस्ट्री नहीं है, और फीमेल का जो एज है वो भी प्यूबर्टी एज को क्रॉस कर चुका है, यानी मोर देन 16 ईयर्स है, या सीधा लिखा होगा आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी।
यहाँ वहां बिफोर प्यूबर्टी होता है, यहाँ आफ्टर प्यूबर्टी है। यहाँ पे फीमेल को प्यूबर्टी का एज क्रॉस हो चुका है, आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्रॉस होने के बाद भी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट, ये आपको ध्यान देना है। अब कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे कारण क्या होता है वो मैं बता देती हूँ। जैसे कि फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2XX। फीमेल में क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम X और X, लेकिन अगर उसमें से एक X मिसिंग हो जाए और उसे हम बोलते हैं, टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, 45X, क्योंकि एक X तो एब्सेंट है। इस कंडीशन को टर्नर सिंड्रोम बोला जाता है, जिसमें डिसजेनेटिक ओवरी होती है, डिसफंक्शनल नॉन फंक्शनल ओवरी होती है, जिसकी वजह से फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो पाता। समझ में आया? तो यहाँ पे कारण आपसे पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉज ऑफ प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। इसका कारण क्या होता है, तो सबसे पहला आप लिखोगे टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है डियर, टर्नर सिंड्रोम में फीमेल के अंदर 45 एक्स क्रोमोसोम जो है, जैसे क्रोमोसोम्स टोटल 46 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 45 एक्स और एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो एब्सेंट होता है। इस तरह से हम टर्नर सिंड्रोम को लिखते हैं। तो यहाँ पे ओवरी पूरी तरह से फंक्शनल नहीं होता। अच्छा, ये पिंक कलर नहीं लिखू ना, इस कलर को मैं चेंज ही कर लेती हूँ फिर, ठीक है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है, जहां पे ओवरी पूरी तरह से फॉर्म नहीं होता, ओवरी वेल फॉर्म नहीं होगा, तो आगे के मेंस्ट्रुअल साइकिल पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये आपने पढ़ा हुआ है। तो टर्नर सिंड्रोम मैंने बताया। और दूसरा आप याद रखोगे मुलेरियन एजेनेसिस। अब ये मुलेरियन एजेनेसिस भी आप पढ़ चुके हो। मुलेरियन एजेनेसिस में क्या होता है डियर, मुलेरियन एजेनेसिस में मुलेरियन डक्ट बनता ही नहीं है, मुलेरियन डक्ट एब्सेंट होता है। मुलेरियन डक्ट के एब्सेंट होने की वजह से बताओ क्या होता है, ना तो यूट्रस फॉर्म होता है, ना ही फेलोपियन ट्यूब फॉर्म हो पाता है, ना ही अपर पार्ट ऑफ विजाइना फॉर्म हो पाता है। बट बाहर से एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स देखने में एकदम नॉर्मल होता है। तो जब यूट्रस ही नहीं है तो क्या इस फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल आ पाएगा, चाहे एज कितनी भी हो जाए, इस फीमेल को मेंसेस हो ही नहीं पाएगा। समझ में आया? तो इसे ही हम क्या बोलते हैं डियर, मुलेरियन एजेनेसिस। टर्नर सिंड्रोम मैंने बता दिया, क्योंकि आप एक कंडीशन पढ़ चुके हो जहां पे मैंने आपको बताया था कि आपका हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करता है। आपका हाइपोथैलेमस यहां से GnRH, HPO एक्सिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपने ये पढ़ा है, दिस HPO एक्सिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें से अगर किसी एक चीज में भी प्रॉब्लम आएगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाइपोथैलेमस GnRH को सिक्रीट करता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है। और फिर इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या सिक्रीट करवाता है, इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH एंड LH को सिक्रीट करवाते हैं। और ये FSH LH कहां पे आके काम करते हैं, इस ओवरी पे काम करते हैं। और फिर इस ओवरी से किस हार्मोन का सिक्रीशन होता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। और ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब सिक्रीट होंगे तो फिर ये हार्मोन जाके कहां पे काम करते हैं, इस यूट्रस पे काम करते हैं। यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर को बनाने में हेल्प करते हैं। और ये एंडोमेट्रियम की लेयर जब बनता है पूरा, अरे भाई बनेगा जब ही तो टूटेगा, तो ये जब बनेगा जब ही तो टूटेगा, इसको फुल बनाने में हेल्प करते हैं। तो देखो, यूट्रस कभी भी कोई हार्मोन सिक्रेट नहीं करता, हार्मोन का सिक्रीशन जो भी होता है वो ओवरी से ही होता है। और टर्नर सिंड्रोम में फीमेल में एक्स क्रोमोसोम होता ही नहीं है, इसलिए ये ओवरी फंक्शनल नहीं हो पाता। यहां तक की सारी चीजें नॉर्मल होती है, बट ओवरी ही वेल फॉर्म नहीं है, ओवरी ही डिसजेनेटिक ओवरी है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ओवरी वेल फॉर्म नहीं है, तो आगे की चीजें हो ही नहीं पाएगी। ठीक है ना, तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होगा ही नहीं फीमेल में, ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन ही नहीं होगा। आप क्या बोलते हो, फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कॉल्ड एज द फीमेल सेक्स हार्मोन, दिस ईस्ट्रोजन हार्मोन इज कॉल्ड एज द फीमेल सेक्स हार्मोन। इसी को हम फीमेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं। बताओ, जब ओवरी ही वेल फॉर्म्ड नहीं है तो क्या फीमेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस फीमेल में। क्लियर है? तो ये मैंने यहाँ पे आपको बताया है। इसका मतलब अभी आप कॉजेज याद रखो, अभी मैं पूरी इसकी एबनॉर्मेलिटी डिटेल में नहीं जा रही हूँ। और मुलेरियन एजेनेसिस में बता चुकी हूं कि मुलेरियन एजेनेसिस का मतलब क्या होता है। मुलेरियन एजेनेसिस का मतलब मुलेरियन डक्ट एब्सेंट होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूं। मुलेरियन एजेनेसिस का मतलब क्या हुआ कि मुलेरियन डक्ट एब्सेंट है। मुलेरियन डक्ट के बारे में आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा है, मुलेरियन डक्ट एब्सेंट। और जब मुलेरियन डक्ट ही फीटल लाइफ में एब्सेंट होगा, नहीं होगा, तो ये मुलेरियन डक्ट किसको बनाता है, यूट्रस नहीं होगा उस फीमेल में फेलोपियन ट्यूब नहीं होगा, उस फीमेल में अपर पार्ट ऑफ वेजाइना नहीं होगा।
अब देखो, फीमेल सेक्स हार्मोन बढ़िया सिक्रीट हो रहा है, ओवरी भी वेल फॉर्म्ड है, ओवरी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवरी के रहने से क्या होगा, हार्मोन के सिक्रीशन से क्या होगा, जब यूट्रस ही एब्सेंट है, ये सारे ऑर्गन्स क्या होते हैं फीमेल में, एब्सेंट होते हैं। जब भी किसी फीमेल को मुलेरियन एजेनेसिस की प्रॉब्लम होती है, उस फीमेल में पहला मुलेरियन डक्ट एब्सेंट होता है। मुलेरियन डक्ट के एब्सेंट होते ही ना तो फीमेल में यूट्रस होता है, ना ही फेलोपियन ट्यूब होता है, ना ही अपर पार्ट ऑफ वेजाइना होता है। और जब किसी फीमेल में यूट्रस है ही नहीं, तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा कहां से। तो ये मैंने दो कारण आपको बताया है जो आपको यहां याद रखना है। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम यहां पे है सेकेंडरी, जहां पहले फीमेल बताती है सब कुछ नॉर्मल था। ये तो वो कंडीशन है ना जिसमें जेनेटिक ही प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग से ही फीमेल को प्रॉब्लम है, एक बार भी मेंसेस नहीं आया। लेकिन ये ऐसी प्रॉब्लम है जहां पे फीमेल को पहले नॉर्मल मेंसेस आता था, फीमेल ने बोला मुझे 35 इयर्स तक कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 35 इयर्स फीमेल हैविंग द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसे 3-3 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल आते ही नहीं है। तो बताओ यहाँ पे क्या ऐसी दिक्कत है कि 3 महीने तक, 4 मंथ 6 मंथ तक मेंसेस नहीं आया, लेकिन प्रेगनेंसी भी नहीं है, फीमेल लैक्टेशन में भी नहीं है, मीनोपॉज भी नहीं है, तब हम इसको क्या डायग्नोस करते हैं, ऐसा कौन सी कंडीशन में हो सकता है, ये आपको बताना है। तो ऐसा तब होता है जब यूट्रस में क्या हो जाए डियर, सिनेचिया की कंडीशन हो जाए, यूट्रस के वॉल में एडहेशन स्टार्ट हो जाए, जिसे हम एसरमैन सिंड्रोम बोलते हैं। अगर किसी फीमेल को हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, उसमें भी एमेनोरिया की कंडीशन रहती है। अगर फीमेल में मेल लाइक हार्मोन एंड्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो पीसीओडी की कंडीशन को लीड करता है, तो फीमेल में एंड्रोजन हार्मोन के बढ़ने से भी एमेनोरिया की कंडीशन होती है। ठीक है, वही एंड्रोजन हार्मोन का बढ़ना जिसे आप बोलते हो पीसीओडी हो गया फीमेल में, या फिर फीमेल के अंदर पॉलिप्स जो है वो हो जाता है, तब हम इसे बोलते हैं कि ये सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया है, क्योंकि फीमेल प्रेग्नेंट भी नहीं है, लैक्टेशन भी नहीं है, मीनोपॉज भी नहीं है, फिर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है, और पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल एकदम नॉर्मल था। तो यहां पे कॉज में लिख लोगे, यहां पे कॉज में लिख लोगे एसरमैन सिंड्रोम, पॉलिप्स, इंक्रीज एंड्रोजन लेवल, एंड्रोजन लेवल इंक्रीजेस, पॉलिप्स, एसरमैन सिंड्रोम, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म है फीमेल में तो भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अदर प्रॉब्लम्स में अगर हम देखें, फीमेल को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो भी हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में भी हो सकता है। हाँ, पीसीओडी है ये। अगर पीसीओडी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, इंक्रीज एंड्रोजन लेवल। ठीक है, पीसीओडी की कंडीशन में भी आप बोल सकते हो, पीसीओडी है फीमेल को, उसमें भी मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होता है, एमेनोरिया हम उसे डायग्नोस करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। देखो, हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन में क्या होता है, जो थायराइड फंक्शन डिसफंक्शनल हो जाए, उसमें भी फीमेल के अंदर क्या होता है, आप पढ़ते हो हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, वेट गेन होना, वेट लॉस होना, ओबेसिटी की कंडीशन हो जाना, इसके साथ साथ फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी इफेक्ट पड़ता है, स्किन पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये है, वो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म एंडोक्राइन सिस्टम में बताया जाएगा, हार्मोनल फंक्शन कैसे कैसे काम करते हैं। अभी हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि मैं आपको पूरा हार्मोनल फंक्शन समझा रही हूँ। यहाँ पे आपको मैंने कॉजेज बताया और आपको कॉजेज याद रखना है। ठीक है, कि ये कारण है, इसकी वजह से भी होता है। अब हम हाइपोथायरॉयडिज्म को यहाँ पूरा डिस्कस करने लग जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हमारा पूरा कवर हो पाएगा, बट जब हमारे पास टाइम होगा और एमसीक्यू में टाइम होगा तो वहां मैं पूरा हाइपोथायरॉयडिज्म भी बताऊंगी आपको, T3 T4 TSH के बारे में भी बताऊंगी, उसके फंक्शंस के भी बताऊंगी, और उसका जो हमारी बॉडी पे काम होता है, इफेक्ट होता है, वो भी मैं बताऊंगी। बट क्योंकि अभी क्लास में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो अभी जस्ट आप कॉजेज को याद करते जाओ, और आगे आप जैसे जैसे सब्जेक्ट समझते जाओगे, एमएसएन पढ़ते जाओगे, आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। क्योंकि आपको पता है, इसीलिए हम ओबीजी को 3rd ईयर में पढ़ते हैं, क्योंकि तब तक आप इन सारी चीजों की नॉलेज आपके पास हो। ठीक है, तो आपके ये चीजें हो। एसरमैन सिंड्रोम का मतलब होता है कि यूट्रस के जो वॉल होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, एडहेशन हम बोलते हैं। लिख लेना यहाँ पे, कंप्लीट एडहेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल। आप एसरमैन सिंड्रोम के बारे में एक लाइन लिख सकते हो यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसरमैन सिंड्रोम। एसरमैन सिंड्रोम का मतलब होता है, एसरमैन सिंड्रोम का मतलब होता है एडहेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल। एसरमैन सिंड्रोम का मतलब होता है डियर एडहेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल, एडहेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल। यानी कि मान लो ये यूट्रस है, तो यूट्रस के पहले, यूट्रस नॉर्मल ऐसे होता है, लेकिन यूट्रस का ये एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल आपस में ऐसे चिपक गया है। ठीक है,
तो कंप्लीट एडहेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल इज कॉल्ड एज एसरमैन सिंड्रोम। समझ में आ गया ये? ठीक है भाई, चलो। तो ये आपने प्राइमरी सेकेंडरी पैथोलॉजिकल, प्राइमरी सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल सारे ही पार्ट्स को कर लिया है। आगे बढ़े। टेस्ट का यार नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको क्यों परेशान हो रहे हो? टेस्ट के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे क्रिप्टोमिनोरिया। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे क्रिप्टोमिनोरिया। जैसे मैंने बोला था एमेनोरिया हमारा हो गया है, अब हम पढ़ेंगे क्रिप्टोमिनोरिया। व्हाट इज ये लिख लिया सबने? चलो, क्रिप्टोमिनोरिया। एक चीज और बता देती हूँ, हमारे एग्जाम में, अभी तक की बात बता रही हूँ, हमारे नर्सिंग एग्जाम की बात कर रही हूँ, हमारे नर्सिंग एग्जाम में अभी इसके अंदर ना इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमेनोरिया। अभी हमारे क्लिनिकल क्वेश्चंस में ऐसा ही पूछा गया कि फीमेल को ये प्रॉब्लम है, बताओ क्या डायग्नोस करोगे, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिप्टोमिनोरिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेनोरेजिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरमिनोरिया, हाइपो। तो अभी आप मेन फोकस ये रखना कि कम से कम आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका ऑप्स गाइनी सब इकट्ठा हो जाता है ना, तब आप इस टर्म को भी याद नहीं रख पाते हो। और एग्जाम हॉल में जो बच्चों की गलती हुई है, क्योंकि उन्हें टर्म ही याद नहीं है, उन्हें कॉजेज वगैरह याद कर लिया है, जिसका कोई हमारे एग्जाम में यूज नहीं होता ना, हमारे एग्जाम में, यानी कि एमबीबीएस के एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता भाई इतना। ठीक है, उन्हें मेन टर्म ही याद नहीं रहता, उन्हें सब कुछ याद रहता है लेकिन उसका मीनिंग ही याद नहीं रहता, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इतना डीप में जाती ही नहीं हूं, जो आपको याद ही ना रहे आप एग्जाम से पहले पढ़ो ही ना, और कोई फायदा नहीं है। जो चीज एग्जाम में आता ही नहीं है उसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर आपको वो एक्स्ट्रा एजेस पॉइंट कवर करने हैं, उस 1% की कैटेगरी में आना है, तो आप कर सकते हो, बट नॉट रिक्वायर्ड। इट्स फॉर द एमएससी नर्सिंग एंड क्लिनिकल ट्यूटर या फिर नर्सिंग इंस्ट्रक्टर के पोस्ट के लिए हम मान सकते हैं कि थोड़ा आ सकता है, लेकिन हमारे नर्सिंग ऑफिसर नॉर्सेट के एग्जाम के लिए गाइनी में इतना डीप नहीं आता है। ठीक है, तो आप इतना अपने दिमाग पे लोड मत लेना कि भाई मैम क्या होगा, ये कुछ नहीं होगा। सारी चीजें बताऊंगी आपको, एडिनोमायोसिस भी पता होगा, आपको लियोमायोमा भी पता होगा, आपको पॉलिप फाइब्रॉइड में डिफरेंस भी पता होगा, बस इतनी अंडरस्टैंडिंग हमारे नर्सिंग एग्जाम के लिए काफी है। क्रिप्टोमिनोरिया पे आते हैं और ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होके समझते हैं। क्रिप्टो वर्ड का मतलब होता है कंसील्ड। क्रिप्टो वर्ड का मतलब होता है कंसील्ड, या फिर हम इसे बोलते हैं हिडन। ये है इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है छुपा हुआ। समझ में आया? क्रिप्टोमिनोरिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्रिप्टो? क्रिप्टो का मतलब होता है कंसील्ड, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ। लेकिन क्या हिडन है, क्या कंसील्ड है, क्या छुपा हुआ है? तो यहां पे फिर से हमारे सामने है मिनोरिया, यानी कि हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? ब्लीडिंग। तो क्या छुपा हुआ है? ब्लड छुपा हुआ है। ये जो ब्लीडिंग है, ये जो ब्लड है, वो छुपा हुआ है कहां? यूट्रस में, वेजाइनल कैनाल में, सब जगह। तो यही हम समझने वाले हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्रिप्टोमिनोरिया? द मीनिंग ऑफ क्रिप्टोमिनोरिया मीन्स the blood not expel out through the vagina because of the most common cause क्या है? due to the जो अब imperforate hymen होता है, hymen layer is completely cover the vaginal opening and this condition is called as imperforate hymen। यार मैम हिंदी में भी बहुत अच्छी राइटिंग कभी कभी हो जाती है। एक बात बताती हूँ मैं आपको इसी से, कि एक पेशेंट आया था, उसको हिंदी में लिख के देना था कि उसे समझ में आए कि उसे शॉर्ट लीव पे जाना है। ठीक है, अब हिंदी में वो कह रहे हैं, यार डॉक्टर कह रहे हैं यार मैं तो केरला से हूँ, मुझे तो हिंदी आती नहीं है, आप एक काम करो हिंदी में इसको लिख के दे दो, पेशेंट साइन कर देगा, क्योंकि अंगूठा लगा दो, पेशेंट को पढ़ना भी नहीं आता, और इतना हिंदी में लिख दो और पढ़ के बता दो इसको। मैंने कहा यार अब हिंदी में कैसे लिखूं? अब हिंदी में लिखना इतना मुश्किल हो गया कि मात्राएं सारी गलत, इधर की मात्रा उधर जा रही है, उधर की। मैंने कहा मुझे भी बहुत दिन, मुझे आता है बट मेरी मात्राएं कभी इधर उधर हो जाती हैं। ठीक है, तो वो मैंने बहुत गंदा लिखा था, मुझे याद है। क्रिप्टोमिनोरिया का मतलब लिखेंगे। ठीक है, यहां तक सबने लिख लिया, ऐसे ही लिखना है। और ये जो चीजें बताई है ना मैंने, इसे भी लिख लेना, कहीं आप इसे छोड़ दो।
चलो तो क्रिप्टोमिनोरिया में लिखना स्टार्ट करते हैं। इन क्रिप्टोमिनोरिया शेडिंग ऑफ द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, सब कुछ नॉर्मल होता है। इन क्रिप्टोमिनोरिया शेडिंग ऑफ द फंक्शनल लेयर ऑफ endometrium, shedding of the functional layer of endometrium, शेडिंग ऑफ द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनल लेयर है वो ब्रेक हो जाती है। द ब्लड कलेक्टेड इनसाइड द यूट्रस एंड वेजाइनल कैनाल नॉट एक्सपेल आउट थ्रू द वेजाइना। ठीक है, टेस्ट कैसे मिलेगा वो मुझे पता नहीं, है आपको, और मुझे मतलब टाइमिंग नहीं पता, मिलेगा तो ऐप पे ही मिलेगा, लेकिन टाइमिंग एक्यूरेट मुझे पता नहीं है। ठीक है, शेडिंग ऑफ द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, द ब्लड कलेक्टेड इनसाइड the blood collected inside the uterus and vaginal canal not expel out through the vagina, not expel out through the vagina। हाँ देखो, इमरान जी ने बता दिया 5 बजे से टेस्ट स्टार्ट होगा, तो चले जाना 5 बजे। अरे यार, आपका जो वीकली टेस्ट होता होगा वही होगा, और क्या होगा। इन क्रिप्टोमिनोरिया शेडिंग ऑफ द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, द ब्लड कलेक्टेड इनसाइड द यूट्रस एंड वेजाइनल कैनाल नॉट एक्सपेल आउट थ्रू द वेजाइना। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रिप्टोमिनोरिया इज इम्परफोरेट हाइमन। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे, इतना लिख लो पहले। अगर नॉर्सेट क्लियर हो जाता है और क्लिनिकल नहीं आता है तो कुछ बात नहीं, पीट पाट के सब कुछ आपको समझा ही दिया जाएगा, सिखा ही दिया जाएगा, धो दिए जाओगे, एकदम कपड़े की तरह सुखा के निचोड़ के टांग दिए जाओगे। तो आप टेंशन मत लो, काम बहुत है, सब कुछ देखते देखते हम सीख जाते हैं। जब हम कॉलेज में गए थे, जब एडमिशन लिया था, तो हमें क्या आता था, कुछ भी नहीं आता था, हमने वहां पे भी करते करते ही सीखा। वैसे ही जब नॉर्सेट क्लियर हो जाएगा, आप एम्स में ज्वाइन कर लोगे, तो आपको एक तो इंडक्शन प्रोग्राम होता है, ट्रेनिंग होता है, और आपको सारी चीजें सिखा दी जाएंगी। आपको ओटी में सीधा थोड़ी ना बोला जाएगा जाओ ऑपरेशन में वॉश हो जाओ, डॉक्टर के साथ करवाने लग जाओ, नहीं, आप तो पहले स्टाफ के साथ वॉश हो गए, आप देखोगे कि अच्छा सारे ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो कैसे पकड़ाते हैं, सर्जरी में क्या होता है, और डेली वही सर्जरी होती है वहां पे, तो सब कुछ सीख जाओगे। तो घबराना क्या है, डरना क्या है। चलो भाई लिख लो, आगे बढ़ो। इसका लिख लेंगे, द मोस्ट कॉमन कॉज, यहीं पे लिख देती हूं, मोस्ट कॉमन कॉज इम्परफोरेट हाइमन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इम्परफोरेट हाइमन। हाइमन, इम्परफोरेट हाइमन का मतलब होता है कि हाइमन लेयर जो है, वीकली टेस्ट में आप क्या क्या इतने लंबे लंबे क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगी, अब पहले समझो, नहीं तो जो मेरा बताने का है वो भी रह जाएगा। इम्परफोरेट हाइमन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला एक नॉर्मल कंडीशन बना रही हूं, ये एक नॉर्मल कंडीशन है, ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये मान लो इम्परफोरेट हाइमन है, हाइमन की कंडीशन है। तो इसमें होता क्या है, ये वेजाइनल ओपनिंग है, और यहां पे भी ये वेजाइनल ओपनिंग है, लेकिन आपने देखा ये हाइमन लेयर है यहां पे। ठीक है, हाइमन लेयर है, लेकिन फिर भी ओपनिंग तो है, यहां ओपनिंग तो दिख रहा है आपको, लेकिन यहां पे क्या होता है, यही हाइमन लेयर इसे कंप्लीटली कवर कर लेता है। अब बताओ, यहां पे आपको कोई वेजाइनल ओपनिंग दिख रहा है, कोई वेजाइनल ओपनिंग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो वेजाइनल ओपनिंग इज इनकम्प्लीटली कवर्ड बाय द हाइमन लेयर, देन इट्स कॉल्ड एज, हाइमन लेयर से इनकम्प्लीटली कवर होता है, वेजाइनल ओपनिंग यहां प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे जब यही हाइमन लेयर
इस वेजाइनल ओपनिंग को कंप्लीटली कवर कर ले, देन इसी को हम इम्परफोरेट हाइमन बोलते हैं। समझ में आया? इसी को हम क्या बोलते हैं डियर? इम्परफोरेट हाइमन, बिकॉज देयर इज नो वेजाइनल ओपनिंग। यहां पे क्या आपको कोई वेजाइनल ओपनिंग दिख रहा है तो आप लिखोगे नो वेजाइनल ओपनिंग, नो वेजाइनल ओपनिंग। यहां पे कोई वेजाइनल ओपनिंग नहीं है, बट यहां पे वेजाइनल ओपनिंग जो है वो प्रेजेंट है। आप लिखोगे यहां वेजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट्स नॉर्मल। और ये लेयर ही हाइमन लेयर होता है, इसी को हम बोलते हैं हाइमन लेयर। हाइमन लेयर ही क्या करता है? इनकम्प्लीटली कवर द वेजाइनल ओपनिंग। नॉर्मली यहां प्रेजेंट होता है, जैसे फर्स्ट क्वाइटस एक्ट है, बेबी बर्थ है, तो वो क्या होगा? हाइमन लेयर रप्चर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हाइमन लेयर होता है इस तरह से। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो इम्परफोरेट हाइमन आपने देखा, इम्परफोरेट हाइमन कैसे होता है वो मैंने आपको इमेज में बताया, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस भी आ जाता है और नॉर्सेट के एग्जाम में यहां से रिलेटेड जैसे कि पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इमेज बेस्ड में भी कभी कभी क्वेश्चंस जो है वो पूछ लेते हैं। तो इम्परफोरेट हाइमन का मतलब क्या होता है? व्हेन हाइमन लेयर इज कंप्लीटली कवर द वेजाइनल ओपनिंग, व्हेन हाइमन लेयर कंप्लीटली कवर the vaginal opening, ठीक है। when hymen layer completely cover the vaginal opening, there is no space, no opening present, ठीक है। वहां पे कोई ओपनिंग प्रेजेंट ना हो तो उसे ही इम्परफोरेट हाइमन बोला जाता है। और इसका अगर मैनेजमेंट बोला जाए तो मैनेजमेंट हम क्या करते हैं? इसमें क्रूशिएट इंसीजन देते हैं। क्रूशिएट इंसीजन क्या होता है डियर? क्रूशिएट इंसीजन मोस्ट कॉमन इसमें क्या दिया जाता है? इंसीजन एंड ड्रेनेज किया जाता है। क्रूसेट इंसीजन हम बोलते हैं, यहाँ पे इसकी ओपनिंग के लिए ऐसे क्रॉस टाइप में इंसीजन दिया जाता है, इसे ही क्रूशेट इंसीजन बोला जाता है। समझ में आया? तो इसके मैनेजमेंट में हम क्रूशेट इंसीजन देते हैं। तो ये इम्परफोरेट हाइमन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। समझ में आ गया? तो इसका जो मैनेजमेंट है वो सर्जिकली हम करते हैं। इसका मैनेजमेंट हम सर्जिकली करते हैं। और अगर पूछा जाए कि पेशेंट में कोई सिम्टम्स आता है, पेशेंट में कोई सिम्टम्स भी होता है, अगर इम्परफोरेट हाइमन हो, ब्लीडिंग, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, तो आप बोलोगे यस ये थोड़ा पेनफुल कंडीशन होता है, ब्लूइश टिंच दिखाई देगा, ब्लूइश कलर का दिखाई देगा, ठीक है, ब्लूइश डिस्कलरेशन टाइप में दिखाई देगा। हाइमन लेयर के पास कोई नो ओपनिंग, आप देखोगे जब तो वहां पे कोई ओपनिंग नहीं होगी, नो ओपनिंग, ब्लूइश टिंच दिखाई देगा, पेनफुल कंडीशन होगा, पेनफुल होगा। फीमेल को वहां पे क्या होता है? बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है। इस कंडीशन में फीमेल को क्या होता है डियर? बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन होता है, पेन होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सिम्टम्स है। ये सिम्टम्स मैं किसके बता रही हूँ? इम्परफोरेट हाइमन के सिम्टम्स बता रही हूँ। ब्लूइश टिंच होगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा, ठीक है, और ओपनिंग कोई भी नहीं होगा और पेनफुल कंडीशन होगा, बस ये याद रखना है, ठीक है। अब खुद ही सोचो, जो डायग्राम मैंने बनाया था इसमें अगर ब्लड कलेक्ट हो जाएगा तो इसकी बल्जिंग भी हो जाएगी, बाहर से थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा, जैसे हम स्वेलिंग टाइप में हो, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है डियर? बल्जिंग भी हो सकता है। इस तरह से हमें थोड़ा सा बल्ज दिखाई देगा, थोड़ा सा स्वेल्ड दिखाई देगा कि बाहर से ऐसा उठा हुआ, ब्लूइश डिस्कलरेशन का, पेनफुल भी हो रहा है। तो ये सारी सिम्टम्स जो है वो फीमेल में दिखाई देता है, क्योंकि फीमेल में सारे बाकी सब कुछ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरह ही होता है। अब खुद देखो, अगर मैं ये यूट्रस बना रही हूँ, मैं ये यूट्रस बना रही हूं और यहाँ पे ये सर्वाइकल रीजन है, ये सर्वाइकल ओपनिंग है, ये वेजाइना है, ये वेजाइनल ओपनिंग है। जो वेजाइनल ओपनिंग आपने बोला है कि हाइमन लेयर ने कंप्लीटली कवर कर लिया है, हाइमन लेयर ने इसे कंप्लीटली कवर कर लिया है, क्लियर है? तो ये इम्परफोरेट हाइमन की कंडीशन है। ये वेजाइनल वॉल, वेजाइनल कैनाल जिसे हम बोलते हैं, ये वेजाइनल कैनाल है। अब आपने देखा फीमेल को नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ब्लीडिंग होता है, एंडोमेट्रियम की लेयर टूटती है और फिर सारी चीजें नॉर्मल होती है। द ब्लड कलेक्टेड, हमने यहाँ पे यही लिखा है, द ब्लड कलेक्टेड इनसाइड द यूट्रस एंड वेजाइना। ये जो ब्लड है ये पूरे यूट्रस में कलेक्ट हो जाता है, ये पूरे वेजाइना में कलेक्ट हो जाता है। इफ द ब्लड कलेक्टेड इनसाइड द यूट्रस, इफ द ब्लड कलेक्टेड इनसाइड द यूट्रस एंड वेजाइना, देन इट्स कॉल्ड एज, इसे हम क्या बोलते हैं? तो आप इसे लिखोगे, इसे हम बोलते हैं हिमैटोमेट्रा। और जो ब्लड वेजाइनल कैनाल में इकट्ठा हो जाए उसे हम बोलते हैं हिमैटो
कॉल्पस। ठीक है, तो ये है वेजाइनल कैनाल, ये है यूट्राइन कैविटी। तो फीमेल का अगर मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर नहीं निकल पाता है, कलेक्टेड इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, कलेक्टेड इनसाइड द वेजाइनल कैनाल, देन इट्स कॉल्ड एज हिमेटोमेट्रा, हिमेटोकॉल्पस। ठीक है, हिमेटोमेट्रा का मतलब लिखना है तो लिख लेना, द ब्लड कलेक्टेड इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, और हिमेटोकॉल्पस का मतलब लिख लेना, ब्लड कलेक्टेड inside the vagina, blood collected inside the vagina। ठीक है भाई, चलो तो दिस ऑल अबाउट द क्रिप्टोमेनोरिया, क्रिप्टोमेनोरिया एंड एमेनोरिया। आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं क्योंकि वाईटी क्लास है। चलो फटाफट से आ जाओ वाईटी पे, यूट्यूब पे, और हम पढ़ते हैं एमसीक्यू सेशन को। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन आज वही कराने वाली हूं जो आप पढ़ चुके हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में एमेनोरिया। ठीक है, एमेनोरिया पढ़ा है, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, फिजियोलॉजिकल हो, पैथोलॉजिकल हो, क्रिप्टोमेनोरिया हो, ये सब आपने पढ़ लिया। इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी हो वो भी आपने पढ़ लिया है। इसका नोट्स बना लेना, जहां डायग्राम बना के चीजें बताई है वो बनाना, उसे रिवाइज करना। कल नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ते हैं आगे का एमसीक्यू सेशन, पीवाईक्यू, जहां से भी मैंने बोला है वहां से आपको प्रैक्टिस करना है। बार बार एक ही चीज नहीं पूछेंगे, कहां से पढ़ना है, बता दिया है कहां से पढ़ना है।